हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, आज हम लोग फिर से कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न क्या है। सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, उन्होंने मध्य भारत और उत्तरी भारत के कई हिस्सों पर शासन किया। दूसरा है, नासिक और नानागढ़ शिलालेख सातवाहन से संबंधित है। इसमें कौन सा सही है? दोनों हैं कि सिर्फ एक है? तो साथियों, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत और उत्तरी भारत के कई हिस्सों पर शासन किया, तो ये गलत है। मध्य भारत में तो था दोस्तों, लेकिन उत्तरी भारत में बिल्कुल नहीं था। पश्चिमी भारत और सेंट्रल इंडिया, मतलब पश्चिमी भारत और मध्य भारत में इन्होंने राज किया। दूसरा इसमें है स्टेटमेंट, नासिक और नानागढ़ शिलालेख सातवाहन से संबंधित है, तो बिल्कुल साथियों एकदम सही है। नासिक और नानागढ़ जो शिलालेख हैं वो दोनों सातवाहन से संबंधित हैं और गौतमी पुत्र सतकर्णी से, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है ये। अच्छा साथियों, इसका जो संस्थापक कौन था? सिमुक था। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो वो प्रतिष्ठानपुरी थी। इनको आंध्र भोज भी कहा जाता था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण भी बोला जाता था, ठीक है। ब्राह्मणवाद को इन लोगों ने बहुत ही बढ़ावा दिया। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया साथियों, उत्तरी भारत में तो नहीं था। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुगल वास्तुकला की शुरुआत अकबर के सिंहासन पर बैठने के साथ हुई, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट, स्मारकों में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग ज़्यादातर इसी के शासनकाल में बनी इमारतों में देखा जाता है। तो क्या साथियों, कौन सा इसमें सही है? आपका बताना है, आपको विचार करना है इस पर। तो इसमें दोनों सही है साथियों। मुगल वास्तुकला की शुरुआत अकबर के सिंहासन के समय पर हुई, जब वो बैठा, और लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग भी ज़्यादातर इसी के शासनकाल में बनी इमारतों में देखा जाता है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा, तो वो शाहजहां के समय पहुंचा था, ठीक है। और डिक्लाइन कब हुआ साथी? वास्तुकला का फाल कब हुआ, अवनति कब हुई? तो जब औरंगजेब के समय, ठीक है, औरंगजेब के समय अवनति हो गई। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। चलिए, प्रतिहारों के शिलालेखों में, जो प्रतिहार राजा थे, उनके शिलालेखों में राज्य के अधिकारियों के लिए किस नाम से किस नाम का उल्लेख मिलता है? मतलब उनको किस नाम से जाना जाता था? जो राज्य के अधिकारी होते थे, स्टेट ऑफिशियल्स होते थे, राजपुरुष, युवराज, मंत्री या फिर रतानी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है राजपुरुष, ठीक है। राजपुरुष के नाम से जाना जाता था इनके स्टेट ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को। चलिए अभी हम लोग चलेंगे दूसरे पेज पर, ठीक है। इसमें है, भोग योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भोग एक योजना है, उस पर विचार करना है। यह योजना मंदिरों, गुरुद्वारों और लंगर में दिए गए प्रसाद, जो भोग दिया जाता है साथियों, उसकी गुणवत्ता की जांच करेगी। ये जो भोग योजना है, ठीक है। और यह ईट राइट पहल का हिस्सा है, मतलब सही खाओ, ठीक है, उस पहल का हिस्सा है। तीसरा स्टेटमेंट है, ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर करेगी। तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो भोग योजना साथियों, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है एफसीसीआई की मदद से। ये तो बिल्कुल सही है। और सभी 75 जिलों को कवर करेगी, ये भी बात साथियों सही है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। ओके, यह ईट राइट पहल का हिस्सा है, ये भी साथियों सही है। आपको क्या मिल रहा है ऐसी जगहों पर? कैसी जगहों पर? मंदिरों, गुरुद्वारों और लंगर में दिए गए प्रसाद, मतलब जो भोग दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता की जांच करेगी ये, ठीक है। कुछ अधिकारी आएंगे, समय समय पर आते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। और ऐसी जगहों पर साथियों भोग प्रमाण पत्र, एक भोग सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है, जहाँ पे इस तरह की सुविधा होगी लंगर उंगर की, ठीक है, मंदिर में, गुरुद्वारों में। तो ये गुणवत्ता जांच करेगी, कुछ अधिकारी आएंगे,
ये भी सही है। ईट राइट पहल का हिस्सा है, ये भी साथियों बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश के सभी जेलों को कवर करेगी, ये भी ठीक है, एफसीसीआई की मदद से। इसका उद्देश्य ये है साथियों कि धार्मिक स्थलों पर शुद्धता को बढ़ावा देना है। क्या खा रहे हैं, क्या दिया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, चलिए, सबने अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच अंतर के संदर्भ में विचार करना है। क्या अंतर था दोनों में साथियों? हम जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ और सविनय अवज्ञा 1930 में। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज था, जबकि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य स्वराज था। दूसरा स्टेटमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना में असहयोग आंदोलन के दौरान मुस्लिम भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी। इसमें आपको बताना था कौन सा सही है। तो इसमें साथियों पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज था। पूर्ण स्वराज की घोषणा साथियों 1929 में ही हो गई थी। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस का पूर्ण स्वराज लक्ष्य हो गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, जबकि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य स्वराज था। ठीक है साथियों, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना में असहयोग आंदोलन के दौरान मुस्लिम भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी। तो साथियों बिल्कुल गलत है। असहयोग आंदोलन के दौरान मुस्लिम भागीदारी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने सहयोग किया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में थोड़ा कम थे। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा अंतर है। कुछ अंतर और है कि असहयोग आंदोलन में मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वही सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये कुछ अंतर थे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, दूसरा गलत। चलिए अभी देखते हैं मुगल शासन के तहत, ठीक है, स्थानीय प्रशासन के संबंध में विचार करना है। फौजदारी एक प्रशासनिक विभाग था, जबकि सरकार एक क्षेत्रीय और राजस्व विभाग था। तो इसमें आपको बताना है साथियों कौन सा। दूसरा है अमल गुजार या अमिल राजस्व संग्राहक थे। मुकद्दम एक ग्राम प्रधान की तरह था। बंदरगाह के जो गवर्नर को मुसद्दी कहा जाता था, जो सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? क्या चारों सही है क्या? तो फौजदारी एक प्रशासनिक विभाग था साथियों। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। और वो अपने क्षेत्र में लोगों को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की देखभाल करता था, फौजदार। जबकि सरकार एक क्षेत्रीय और राजस्व विभाग था, और इसको परगना में डिवाइड किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अमल गुजार या अमिल राजस्व संग्राहक थे, रेवेन्यू कलेक्टर, ये भी साथियों बिल्कुल सही है, याद रखना है आपको। मुकद्दम ग्राम प्रधान था, ग्राम का हेड हुआ करता था, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। बंदरगाह के गवर्नर को मुत्सद्दी कहा जाता था, जो सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें चारों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं स्थानीय प्रशासन के संबंध में। ठीक है, चलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटेड बर्ड डे 2021 का विषय क्या है? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, इसको 8 मई को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है, विषय है, वो सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ये इसका थीम है, याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साझी शिल्प उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, या किस जिले में प्रसिद्ध है? फैजाबाद, अलीगढ़, मथुरा या फिर मिर्जापुर? तो ये मथुरा में है। साझी शिल्प क्या है साथियों? कागज पर चित्र बनाया जाता है, चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, और मथुरा में है तो भगवान कृष्ण के ज़्यादातर चित्र इस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चित्रकला से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 का विषय क्या था? ठीक, तो इसका जो विषय था वो था स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और स्वच्छता। कब घटित हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। ठीक, 5 फरवरी साथियों 1922 नहीं है, 4 फरवरी 1922 में है। उसमें क्या हुआ था कि चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन में कुछ गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे, कुछ नागरिक भी मारे गए थे। इसको देखते हुए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। और ये आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी 1922 का डेट याद रखिए। स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और स्वच्छता इसकी थीम थी। 2021 में भारत का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन किसको बताया गया है? जयपुर, जम्मू तवी, पेरुंगालाथुर, जोधपुर। तो सबसे जो स्वच्छ स्टेशन है 2021 में वह है जयपुर। दूसरे नंबर पर साथियों जोधपुर। तीसरे नंबर पर ये राजस्थान का ही साथियों दुर्गापुर। ठीक है, तीसरे नंबर पर। तो शुरू के 3 स्टेशन तो राजस्थान से हैं, जयपुर, जोधपुर, दुर्गापुर। सबसे गंदे स्टेशनों में साथियों इस बार तमिलनाडु ने बहुत बेइज्जती कराई है अपनी, और उसके भारत के सबसे 10 गंदे स्टेशनों में 6 स्टेशन तो उसी के हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान ये पेरुंगालाथुर का आ जाता है। दूसरा स्टेशन उसका है गिंडी। ऐसे करके 4 स्टेशन और मतलब 6 स्टेशन तो तमिलनाडु के हो गए मित्रों। सबसे खराब परफॉर्मेंस तमिलनाडु का रहा, सबसे अच्छा जयपुर। चलिए, कौन सा दर्रे से साथियों 5 से प्रश्न बनते हैं। कौन सा दर्रा पीर पंजाल से होकर गुजरता है और मनाली व लेह को सड़क मार्ग से जोड़ देता है? ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है वो मनाली व लेह को सड़क मार्ग से जोड़ देता है। बारालाचा दर्रा जो देख रहे हैं साथियों, ये हिमाचल प्रदेश का लाहौल जिला है और लद्दाख के लेह से जोड़ देता है। ठीक है, बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और ये पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। सही विकल्प हम लोग को पता है, रोहतांग दर्रा मनाली व लेह को सड़क मार्ग से जोड़ देता है। चलिए अभी देखते हैं साथियों, आपको मैच कराना है। ठीक, सही युग्म का चयन करना है, बताना है। हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है क्या? तीर्थगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी पर, कुंचीगल जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर, शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। कौन सा इसमें साथियों गलत है? तो हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है, रांची झारखंड में, बिल्कुल सही है। तीर्थगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में, ये भी बिल्कुल सही है साथियों, तो 2 तो सही होगा। शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। ये साथियों जो सी वाला देख रहे हैं कुंचीगल जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर ना होकर के ये किस नदी पर है? तो ये इसका सही हो जाएगा वाराही नदी पर, शिमोग जिला में, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कुंचीगल जलप्रपात स्थित है। अगला है, किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन, इटली, फ्रांस या फिर जापान? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों इटली। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे आज के साथियों इंपॉर्टेंट, जरूर थोड़ा देख के जाइएगा इसको। ओके, तो वीडियो साथियों अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कल की भी साथियों वीडियो जरूर देखिए। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जा रहे हैं। थोड़ा ही प्रश्न है लेकिन अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।